हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भैया? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या रे? नो वॉइस है? गुड इवनिंग। कैसन बा? क्या हाल है पलटन के? सब टकाटक। लाइव कैप्शन को बंद करो। राधे राधे। रोम रोम भाइयों। सिस्टम फाड़ देंगे। फुल वॉइस। ओके। चलो, जुड़ जाओ भैया, जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। सोनल शर्मा, रितेश, कार्तिक, शालू, समोसे का आलू। कीर्ति कुमारी। आज कोई अलग टाइप का नहीं आ रहा। चलो बढ़िया। हम्म। करें शुरू। है मोहित भी है? बताओ। मोहित तो खैर होंगे ही, अब कम हुए हैं मोहित। पहले मोहित बहुत होते थे। इतने मोहित होते थे, इतने मोहित होते थे। मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में एक मोहित होता था। रोहित, मोहित, राहुल। हाँ। मतलब ऊपर फेंको 10 पत्थर, ठीक है, और 10 पत्थरों में से 8 पत्थर मोहित के सिर पे गिरते थे। ये पृथ्वी पे मोहित इतने हो गए थे। हाँ जी। अनसॉल्व पीडीएफ का यार मैं भूल गया, मैं डलवा दूंगा बेटा। मेरे दिमाग से निकल गई। चलो। पहला लेक्चर है क्योंकि चैप्टर, दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर के पहले लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते बेटा। आहो जी। क्या कहता है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना? पूरा नाम ये है। अपन ने आधे अधूरे में काम चला लिया। ठीक है बेटा, आ जाओ। क्या पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना? और इंट्रोडक्शन में क्या, वही डेफिनेशन वगैरह, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है ना? ऑक्टेट रूल वगैरह ये सब करेंगे। तो सबसे पहले आता है केमिकल बॉन्ड। मुझे डेफिनेशन जाननी है बॉन्ड की। बॉन्ड की डेफिनेशन मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है। क्या होता है बॉन्ड का मतलब? बताओ बताओ बताओ, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मतलब चिपकाना, ये होता है। और क्या होता है बॉन्ड का मतलब? है ना कि बॉन्डिंग अच्छी है। समझ रहे हो? हाँ। और एक होता है जेम्स, वो बॉन्ड अलग होता है। वो अलग है, अलग। हाँ, कनेक्शन। ऑब्वियसली बॉन्ड का मतलब जुड़ने वाली फील आती है, दूर होने वाली फील तो नहीं आती है। तो इसका मतलब मैं अगर फोर्स की बात करूं तो बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब केमिकल बॉन्ड है तो फिर ऐसा थोड़ी कि मेरे में और किसी और में बॉन्ड हो। आदमियों का बॉन्ड नहीं होगा, दो चीजों का बॉन्ड नहीं होगा। ये किसका होगा? दो एटम्स का, दो मॉलिक्यूल्स का, दो आयंस का, या आयंस एटम का, मॉलिक्यूल आयंस का। आपस में चेंज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एटम एटम के साथ, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ, आयन आयन के साथ, ऐसा नहीं है। ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, एटम आयंस के साथ, मॉलिक्यूल आयंस के साथ, एटम मॉलिक्यूल के साथ। ऐसा हो सकता है। कुल मिला के मैं ये कह दूं कि ये सब क्या है? एटम्स हो गए, है ना? एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए। इनको क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल स्पीसीज। क्या बोलेंगे इनको? केमिकल स्पीसीज। यानी कि अगर बॉन्डिंग, बॉन्ड, अट्रैक्शन केमिकल स्पीसीज में हो तो इसे कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। क्या कहा जाता है इसे? केमिकल बॉन्ड। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन यहां से निकल के आती है। इंट्रोडक्शन पार्टी चल रहा है बेटा। ये इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत आसान से शब्दों में फटाफट मेरे साथ लिख दो। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर देन टू भी हो सकता है। केमिकल स्पीसीज। अब केमिकल स्पीसीज क्या होते हैं? लाइक एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं।
ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई तक? क्या ये चैप्टर 2 पहले वाले से इंटर? डेफिनेटली है, बिना पीरियोडिक के इधर मत आ जाना, भाग जाए यहाँ से। अपना सब सिस्टमेटिक ही चल रहा है, सुन रहा? पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ लेना, उसके बाद इधर आना, वरना नहीं, है ना? ये छोड़ छोड़ के आगे पढ़ना, ये मैं तो वो मेरे सिद्धांतों के ही खिलाफ है बेटा, कि चलो ये छोड़ दिया यहाँ से शुरू हो गए, ये छोड़ दिया यहाँ से शुरू हो गए, है ना? ये ऐसे नहीं, पूरा करके आओ, सिस्टम से चलो। Force of attraction present between two or more than two chemical species like atoms, ions and molecules. क्या इससे पता चल रहा है? ये देखो, यहां से एक शब्द आ रहा है अट्रैक्शन, यहां से एक शब्द आ रहा है क्या? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जब भी होता है, अट्रैक्शन जब भी होता है तो डेफिनेटली दो चीजें पास आती है ना? अट्रैक्शन जब भी होता है तो दो चीजों के बीच में दूरियां घटती है, ये तो बेसिक सी बात है। बोले मान लो ये एक एटम है ए और ये एक एटम है बी, ठीक है? अब मान लो ये इसको अप्रोच करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा, है ना? हम जानते हैं कि अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा किससे? रिपल्शन से। नेट फोर्स की अगर हम बात करें कि मान लो इन सिस्टम के बीच में, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस है ना? मान लिया इन दो सिस्टम के बीच में दो तरह के फोर्सेस हैं, है ना? अट्रैक्शन फोर्सेस भी होंगे, रिपल्शन फोर्सेस भी होंगे। सर रिपल्शन कौन से होंगे? बोले इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल भी तो कर रहे होंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो रिपल्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है कि अट्रैक्शन जो है वो दो एटम्स के बीच में, जब वो एटम एक फिक्स्ड दूरी पे आते हैं तो वहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा होता है। यही वजह होती है बॉन्ड बनने की, सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉन्ड तभी बनेगा जब अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा हो जाएगा। वरना एक बात बताओ, अगर रिपल्शन ज्यादा रहेगा तो क्या ये एक दूसरे के पास आएंगे? बेटा आंसर है नो। बोले रिपल्शन ज्यादा है तो दूर जाएंगे ना। इसका मतलब है बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये कि नेट अट्रैक्शन फोर्स विल बी, है ना, शुड बी ग्रेटर देन नेट रिपल्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए किससे? रिपल्शन फोर्स से। अगर ऐसा होगा तभी तो पास आएंगे, और अगर पास आएंगे तो सिंपल सा फंडा है, ऐसे सोचो ये एक आदमी है जो इधर दौड़ रहा है, यानी शाहरुख खान यहां से दौड़ रहा है, काजोल उधर से दौड़ के आ रही। अब शाहरुख खान भी दौड़ रहा, काजोल भी दौड़ रहा, कहां दौड़ रहा? बोले सरसों खेत में। तो काजोल भी दौड़ रही है, शाहरुख खान भी दौड़ रहा है, दोनों थक रहे हैं। दोनों क्या हो रहा है? थक रहे हैं भैया। सिस्टम काम कर रहा है क्या? दोनों का एक सिस्टम है, काजोल भी दौड़ रही है, शाहरुख खान भी दौड़ रहा है, अब वो दोनों थक रहे हैं। इसका मतलब है एटम ए भी इधर आ रहा है, एटम बी भी इधर आ रहा है। क्या है? सिस्टम काम कर रहा है। और सिस्टम जब भी वर्क करता है ना, सिस्टम जब भी वर्क करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और सिस्टम वर्क कर रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? अट्रैक्शन हो रहा है। तो जब जब भी अट्रैक्शन होगा तभी बॉन्ड बनेगा, और जब जब भी बॉन्ड बनेगा तो दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और जब अप्रोच करेंगे तो वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे तो सिस्टम जब वर्क करता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। मेरा पॉइंट यह है, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन, मेरा सवाल, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? आंसर बताइए जल्दी। बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का बनना उष्मा शोषी होता है या उष्मा क्षेपी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एंडोथर्मिक होता है बेटा या एक्सोथर्मिक होता है? यस, डेफिनेटली एक्सोथर्मिक। रीजन बोलो क्या? थर्मोडायनेमिक्स हमें सिखाती है कि सिस्टम अगर वर्क करता है तो सिस्टम की एनर्जी रिलीज होती है, तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। अपनी एनर्जी कम कर रहे हैं, शाहरुख खान भी एनर्जी कम कर रहा है, काजोल भी अपनी एनर्जी कम कर रही है क्योंकि दौड़ के आ रहे हैं। ठीक है सर, एनर्जी कम करने से क्या होता है? ये सब हम अगले लेक्चर की बातें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहा हूं। सर क्या मजा आ रहा है इनको एनर्जी रिलीज करने में? एटम को मजा आता है। एटम को क्या मजा आता है? एटम के अंदर मान लो इस ए एटम के अंदर 100 एनर्जी है, और इस बी एटम के अंदर भी मान लिया 100 एनर्जी है। जो मेरे अंदर जो अभी एनर्जी है उसे कहते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे? पोटेंशियल एनर्जी। आपके अंदर भी जो अपनी एनर्जी है, स्टोर्ड है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। किसी सिस्टम के अंदर स्टोर्ड एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मेरी एनर्जी को कम कर दिया जाए, मतलब मुझ में से एनर्जी निकाल दी जाए, रिलीज करवा दिया जाए, तो मैं एक जगह पे बैठ जाऊंगा, है ना, वीकनेस आ जाएगी, एक जगह पे बैठ जाऊंगा।
अब इस बात को ऐसे समझो कि एक जगह पे बैठने का मतलब है मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो हर कोई सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। अब हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि एक जगह बैठ जाए बीमार हो जाए, बट एटम बीमार तो होता नहीं है। तो एटम के रेस्पेक्ट में सोचो कि एटम ऐसे काम क्यों कर रहा है, एटम क्यों बॉन्ड बना रहा है, क्या मजा आ रहा है एटम को आपस में आने में, क्यों आ रहे हैं ये एक दूसरे के पास? क्योंकि हर एटम की एक इच्छा है कि यार मैं स्टेबल बनूं। और स्टेबल तभी बना जाएगा जब अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम किया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या? जो उसके अंदर खुद के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। इस सिस्टम की जो भी एनर्जी अभी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये सिस्टम काम करेगा तो अपनी एनर्जी को नीचे लाएगा, यानी कि हो सकता हो कि ये एनर्जी 100 से होके कम हो जाए। 100 से घटकर क्या रह जाएगी बेटा? कम रह जाएगी। हर कोई एटम अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। हर कोई एटम किसको कम करना चाहता है? पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। सर पोटेंशियल एनर्जी कम करने से इनको क्या मिलेगा? आंसर है स्टेबिलिटी। क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी। एनर्जी कम रहेगी, स्टेबल ज्यादा रहेगा। अब समझ आया? ये मॉडर्न अप्रोच है बॉन्डिंग की। आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड क्यों बनता है, तो उसका रीजन है ये कि बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी घटाना चाहता है ताकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे। ये मॉडर्न अप्रोच कहती है। लेकिन इससे पहले हम दूसरी अप्रोच पढ़ेंगे, क्लासिकल अप्रोच पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होगा, ऑक्टेट रूल पूरा होगा। वो क्लासिकल अप्रोच है, वो एनर्जी की बात नहीं करता। ठीक है, तो ठीक है, मैं डेफिनेशन के बाद सीधा उस वाली अप्रोच पे आऊंगा, बट मैं बता देता हूं कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। हो सकता है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ें। मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि हर एक सिस्टम, हर एक एटम इसलिए कंबाइन होता है किसी और सिस्टम के साथ ताकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को नीचे ला सके, कम कर सके और स्टेबिलिटी गेन कर सके। अभी तक क्लियर है? तो मैं यहां लिख दूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक होता है बेटा। अब बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक होता है तो फिर बॉन्ड का टूटना क्या होगा? बताओ, उल्टा ही होगा, जाहिर सी बात है। ये ए और बी जब पास आए, है ना, तो अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज करी। अब तुम कह रहे हो कि हम इनका तलाक करवाएंगे। तुम क्या चाह रहे हो बेटा? तलाक कराओगे। तलाक कराओगे तो फिर एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। तो अब बताओ कि बॉन्ड डिसोसिएशन शब्द का मतलब होता है बेटा क्या? बॉन्ड का टूट जाना, बॉन्ड को तोड़ना। तो अगला क्या लिखूंगा? बॉन्ड डिसोसिएशन। अब बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन इज क्या लिखूं? बॉन्ड डिसोसिएशन क्या लिखूंगा बेटा? एंडोथर्मिक। चलो आज आपने क्या सीखा? इस स्लाइड से आपको दो चीजें क्लियर हुई। पहला, आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। दूसरा, बॉन्ड का बनना अट्रैक्शन की वजह से होता है, इसलिए हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। और बॉन्ड को तोड़ देना, बॉन्ड का टूटना, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन की अगर बात करें तो वो हमेशा क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। क्लियर है बेटा? चलिए, ये दो चार चीजें तो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। तो बॉन्ड हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह लो, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी कह लो, बॉन्ड एनर्जी कह लो। ठीक है, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं ना, हम उसको दो मेन मेजर कैटेगरी में तोड़ते हैं। कह रहे हैं एक मजबूत और एक कमजोर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। सिंपल सी बात यह है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होंगे? जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सुनना बात को, बहुत आसान है, अभी सीख जाओगे। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, कि किसी बॉन्ड के बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, यह बताएगा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई है तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन जबरदस्त हुआ होगा। वो अट्रैक्शन हो सकता हो फिर आजकल की मूवी वाला हो, ज्यादा होगा वो। ठीक है, और अगर वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड का मतलब होता है कि अट्रैक्शन तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ। जाहिर सी बात है जितना अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो होंगे जिनमें अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बॉन्ड वो होंगे जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा कंपैरेटिवली। तो सर आपने इनको किस पे बेसिस, तो देखो एक जनरल है, हो सकता हो बहुत सी बुक्स में ये वैल्यूज हल्की फुल्की आपको चेंज मिले, बट एक इन जनरल अगर सोचें, वो कोई डेटा आपको याद नहीं करना है, तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, उनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो मोर देन 42 किलोजूल पर मोल होती है। वापिस बोलो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कौन से होते हैं जिनकी बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 42, बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन 42, बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर, कि भाई बॉन्ड बनने में अगर 42 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो उसकी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आ जाती है ना। बस ये एक बेसिक सा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका रहता है हमारे पास मेनली, ये होता है बॉन्ड एनर्जी जो है, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, 0 टू क्या हो जाएगी 42, ठीक है, कितनी हो जाएगी ये 0 टू 42 मान ले चलो, या बॉन्ड एनर्जी जो लेस देन 42 है वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। बॉन्ड एनर्जी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल। हाँ लिखना है ना बेटा, लिख दे फटाफट। बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात है, ऐसा नहीं कि आज हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। मेटेलिक बॉन्ड का आइडिया तो मैंने वैसे ही दे दिया था आपको पीरियोडिक टेबल में, है ना, पूरा पूरा बता दिया था कि इंटरस्टेशियल स्पेस क्या होता है, सब कुछ बताया था ना बेटा, है ना। एनीवेज, वीक बॉन्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं, वीक बॉन्ड जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये होता है 8 to 42 किलो जूल, और ये होता है लेस देन 8 किलो जूल, ये और वीक होता है। मतलब इनमें भी अगर आप देखोगे, इनका हम कंपेयर नहीं कर सकते, मत पूछना कि सर इनकी बताओ, नहीं। मेटालिक वीक होता है मानता हूं, लेकिन आयनिक और कोवेलेंट में अगर कोई ये टीचर लिखवाता है कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो लॉजिकली गलत है बेटा। वो बहुत सारे ऐसे आयनिक बॉन्ड है जिन जो वीक हैं और कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो इसीलिए आयनिक और कोवेलेंट को छोटी क्लासों में कंपेयर कर दिया जाता था, 9th में 10th में लिख दिया जाता था, कह रहे कि आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ऐसा लिख दिया जाता था। बट अगर आप बहुत सारी एनर्जीज देखोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी आयनिक बॉन्ड से भी ज्यादा होगी, बहुत सारी ऐसी जगह। तो वो एक बहुत ही सरफेस लेवल की बात थी, वो उन्हीं क्लासों में अच्छी लगती है। आज हम थोड़ा आगे आ गए हैं, ऊपर बढ़ गए हैं, अब ऐसी चीजें बोलना गलत हो जाता है, ठीक है। होनी वो वहां पर भी नहीं चाहिए, पर होता क्या है, हर क्लास का अपना एक सिलेबस होता है, वो सालों से वही चलता हुआ आ रहा होता है, उसे कट कॉपी पेस्ट चल रहा होता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि आयनिक बॉन्ड, अभी तक आपके दिमाग में यही फिट है, बोला आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ऐसा नहीं है। आयनिक बॉन्ड की एनर्जी कम होती है कई बार, और कोवेलेंट बॉन्ड की बहुत सारे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनका कंपैरिजन करना गलत है। आप ज्यादा बढ़िया ये बोलो कि ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। हाँ मेटेलिक इनसे वीक ही होता है तीनों से, बट बाकियों में हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमें एनर्जी ही देखनी पड़ेगी। हाँ हो रहा हूं यार, लिख ले भाई। सिर्फ नाम लिखना है इसका, बना दो ये अभी अपन, बाकी तो बाद में ही करेंगे। इसको बॉन्ड एनर्जी 0 टू, है ना, 8 to 42 लिख देना इसको यार, ज्यादा अच्छा होगा। 8 to 42 वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड का है, चलो ठीक ही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 42 से कम जो भी है वो सब इधर आएगा, 42 और 42 से कम। ये कोई इतना सटीक नहीं होता, पहली चीज तो इतना सटीक नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना।
42 और 42 से कम, ये वाला साइन लगा लो। कोई ऐसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू ये ऐसे याद करने वाले एक बेस है भाई। जैसे अभी मैं सिर्फ सिर्फ ऐसे लिख देता कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ये वीक बॉन्ड है, कम एनर्जी रिलीज करेंगे, उसमें भी ठीक था। ये डेटा कोई याद रखने वाला नहीं है, क्योंकि ये बुक टू बुक वेरी कर जाती है, चीजें ऊपर नीचे हो जाता है कुछ। चले आगे। आयनिक बॉन्ड सबको पता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लो इतना इतना लिख दो चलो, बाकी तो आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन फर्क है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, इतना काफी है समझाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक चित्र सा बना दो। और मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बता ही रखा है कि ऐसा एक बॉन्ड होता है। ये भी मेटल है, कैर्नल्स होते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसकी टेंशन मत लो। ये क्या है? इक्वल, इक्वल शेयरिंग। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, फिक्र नहीं करने का। ऐसा नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया, ना ना ना, ना लाला ना। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक, बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक, और बॉन्ड इतने तरह के होते हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। बाकी जो है 1 2 3 4 और 5 तरह के बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे। जब हम इस चैप्टर के एंड में होंगे तब हम यहां होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट वाला जब आएगा तो डिटेल में पूरी हेडिंग डलेगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चिंता क्यों कर रहा है? तो अभी थोड़ी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दिया, अभी सिर्फ इतना है कि दोनों शेयरिंग से बनते हैं, इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग, दैट्स इट। इतना ही फर्क है। तो अभी मैं नहीं समझा रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो अभी पूछो मत। जब मैं कह रहा हूं कि नाम लिख दे बेटा आगे चल, मैं खुद कह रहा हूं, बाद में बताऊंगा। अब आता है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिकली दो अप्रोच से हम चलते हैं, है ना। पहला आता है क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच, और दूसरा आता है मॉडर्न अप्रोच। ये जो बात करता है ये एनर्जी पे बात करता है। यहां पे हम, वैसे तो हम लिख चुके हैं, वापस लिख दो। एवरी एटम, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना। एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड। पॉसिबल शब्द का भी ध्यान रख लेना, सिर्फ मैक्सिमम नहीं है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये मॉडर्न अप्रोच है जिसकी बारे में हम बात अगले लेक्चर में करेंगे। हम फिलहाल क्लासिकल अप्रोच की बात करेंगे। वो मैंने बता दी, क्या कहता है कि हर एक एटम की एक टेंडेंसी होती है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बना के उसे क्या मजा आएगा कि बॉन्ड बना के वो काम करेगा, सिस्टम वर्क करेगा। जब जब बॉन्ड बनाएगा तो अट्रैक्शन होगा, और जब जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमाइज स्टेज पे आएगी। तो वो चाहता है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम स्टेज पे ले जा सके, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमम कर सके। ये मॉडर्न अप्रोच है जो एनर्जी पे बात करती है।
जो बॉन्ड फॉर्मेशन को एनर्जी से देखती है, लेकिन क्लासिकल अप्रोच जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पे देखती है, नॉट बेस्ड ऑन एनर्जी। क्लासिकल अप्रोच को एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता ही नहीं था। क्लासिकल अप्रोच जो है वो बेसिकली ऑक्टेट रूल है। क्लासिकल अप्रोच जो है वो क्या है? ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल है। इनका मानना यह था, बहुत सालों तक ये चला, एनर्जी एनर्जी की बातें बाद में आई। सबसे पहले यही माना जाता था कि इनर्ट गैस कोई बॉन्ड नहीं बनाती। पहले क्या सोचा गया? इनर्ट गैस कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती। पहले कोई इनर्ट गैस का कंपाउंड था ही नहीं। जब इनर्ट गैस के कंपाउंड मिले, और भी ऐसे कंपाउंड मिले दूसरे, जब ये रूल फेल हुआ, तब जाके एनर्जी की बातें शुरू हुई। कह रहे यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कोई बॉन्ड बनाता है। तो जो ये क्लासिकल अप्रोच कहता है वो क्या कहता है? एवरी एटम has a tendency to complete stable outer octet। अब ये स्टेबल आउटर ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसे बोला जाता है स्टेबल आउटर ऑक्टेट। मतलब ये कहना चाह रहा है, क्लासिकल अप्रोच जो थी, पुरानी सोच जो थी, वो ये कहती थी कि बॉन्ड बनाने का मतलब है हर एक एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करता है। 8 इलेक्ट्रॉन करेगा तब तक बॉन्ड बनाएगा, जब तक कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते वो तब तक बॉन्ड बनाएगा। मतलब इनसे पूछा कि हर एटम का सपना क्या? बोले 8। हर एटम का सपना क्या? बोले 8। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में 8 कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां ऑक्टेट की जगह डुप्लेट नाम दे देते थे कि भाई वो 2 ही कर सकते हैं। हाइड्रोजन 2 ही रख सकता है मैक्सिमम अपने वैलेंस शेल में, फर्स्ट पीरियड वाला है। हीलियम भी फर्स्ट पीरियड का है, वो भी 2 ही रख सकता है। तो वहां ऑक्टेट को थोड़ा सा नाम बदल दिया उन 2 एलिमेंट्स के लिए, और वहां डुप्लेट कर लिया, DUPLET, डुप्लेट, डबल वाला मतलब, क्योंकि वो 8 नहीं कर सकते कभी, वो अपने जीवन में कभी ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकते। ऐसा कभी सवाल आया कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कभी ऑक्टेट पूरा कर ही नहीं सकता? वो हाइड्रोजन है, वो हीलियम है, वो कभी नहीं कर पाएगा। वो होता है ऑक्टे डुप्लेट, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। हमें पता है, इतना कॉमन सेंस हमें भी है कि यार वो सर वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लाएंगे, वो फर्स्ट पीरियड के, तो वो इस कैटेगरी में फिट ही नहीं होते। लेकिन बाकी जितने एटम्स हैं इनके अकॉर्डिंग क्लासिकल अप्रोच ये कहती है, क्लासिकल अप्रोच ये कहती है कि हर एक एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए बेटा? 8 हो जाए। और यहीं से हम शुरू करेंगे हमारा ऑक्टेट रूल। अभी हम इसकी बात करेंगे, कल वाले लेक्चर में हम यहां पे आ जाएंगे। मतलब इसमें ज्यादा कुछ आना नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है। इसके साथ यही चीज कल वाले लेक्चर में फिर से लिख दूंगा और एक ग्राफ समझा दूंगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, कोई इसमें हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। वैसे देखा जाए तो इसकी सारी बात तुम्हें पहले से समझ आ चुकी है कि 2 एटम पास आते हैं, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर सके और मैक्सिमम स्टेबिलिटी ला सके। तो उसमें कोई अलग से नहीं पढ़ना है मुझे, बस मुझे बताना है कि 2 अप्रोच होती है, ये मॉडर्न अप्रोच है, ये क्लासिकल अप्रोच है। क्लासिकल अप्रोच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हर कोई अपने वैलेंस शेल में स्टेबल आउटर ऑक्टेट मतलब करना चाहता है, उस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है बेटा, है ना? तो अभी हम पूरा डिटेल में आने वाले हैं, ऑक्टेट रूल ही हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने यहां ऑक्टेट रूल लिखा है तो ऑक्टेट रूल खत्म हो गया। मेरी भावनाओं को समझो, सिस्टमेटिक चल रहा हूं। 2 तरह की अप्रोच बताई है मैंने, दूसरी अप्रोच पे हम बाद में आएंगे। और आने का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बहुत कुछ बाकी हो, नहीं, कुछ नहीं है। एक ग्राफ, और ग्राफ जो जो कुछ लिखा हुआ है उसे मैं ग्राफ से समझा दूंगा। आज टाइम मिल गया तो आज ही समझा दूंगा, वैसे मिलना मुश्किल है पर आज टाइम मिला तो आज ही समझा दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि इस मॉडर्न अप्रोच को लेके बहुत सीरियस हो जाओ, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, हो गया, ये जो तुम्हें समझ आया वही है बस।
इसके लिए हमको इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ऑक्टेट रूल पर बेस्ड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, ऑक्टेट रूल पर बेस्ड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, तो पहले हम आते हैं ऑक्टेट रूल पे। ये लो, कौशल लुइस अप्रोच ऑक्टेट रूल, इसका एक और नाम है कौशल लुइस अप्रोच, वही है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्लासिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात करें बेटा? क्लासिकल अप्रोच की बात करें। अब हम ऑक्टेट रूल में घुस चुके हैं, पहले हम ऑक्टेट रूल सीखेंगे भाई, जो पुराना है लेकिन काम का बहुत है। आज भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑक्टेट से चलते हैं। फेल हो गया था इसका मतलब ये नहीं कि वो काम का नहीं था, आज भी बहुत सारी चीजें इस बात से समझाई जाती है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, इसलिए ये ऐसा करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आज भी समझाई जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से नदारद हो गया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज भी काम का है, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑक्टेट रूल में काम आती है, वो हम ऑक्टेट रूल से ही काम आती है, तो वो भी सीखेंगे। चलो, तो ये वाली स्लाइड मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, इसको ही सीधा आ जाते हैं। आ जाओ, नोट करो फटाफट। ठीक है, एक बार नोट करो। देखो, पहली लाइन है उसे नोट करो, उसके साथ में एक चीज और नोट करना, इसके साथ लिख देना कि ये जो इनोबल गैसेस होती हैं ये इनर्ट मानी गई ड्यू टू NS2 NP6 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। किस पर बेस्ड था? कह रहा है नोबल गैसेस पर बेस्ड था। उस वक्त नोबल गैस का कोई कंपाउंड ही नहीं था, तो नोबल गैस का कोई कंपाउंड नहीं था, तो दो साइंटिस्ट थे, कौशल और लुइस, बैठे थे और बात कर रहे थे कि यार क्या करें, एक कोई बॉन्डिंग की थियरी निकालते हैं बढ़िया सी। कह रहे निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कैसे निकाले? कह रहे तूने नोबल गैस का कोई कंपाउंड देखा है? बोले देखा तो नहीं है। कि क्यों नहीं देखा? कि मुझे तो नहीं पता। तो बोले कि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना 8 है वैलेंस शेल में, इसलिए इनका कोई कंपाउंड नहीं है। कह क्या बात कर रहे? बोले हाँ। बोले ये बात दुनिया को बता दे? बोले बता दे। कह रहे देखो भाई, इनर्ट गैस बॉन्ड इसलिए नहीं बनाती, नोबल गैस इसलिए बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट पड़े। तो लोगों ने पूछा कि इससे क्या होगा? कह रहे इसको ऑक्टेट कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो मोह माया से दूर है। इन्होंने कहा जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो किससे दूर है? मोह माया से दूर है। संत आदमी है एकदम। तुमने देखा है इसका बॉन्ड? बोले नहीं देखा। सब लोगों से पूछा तूने देखा है किसी के पास इनर्ट गैस का कोई कंपाउंड है क्या? नोबल? कह रहे किसी का नहीं है। कह रहे लगाओ दो, ये रूल बना दो, रूल बना दो। इसीलिए इट वाज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमें सिखाती है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बोले हर एक एटम का सपना नोबल गैस जैसा बनना, हर एक एटम का सपना वैलेंस शेल हो नोबल गैस जैसा, हर एक एटम ऐसा चाहता है। बोले वो जद्दोजहद करता है, इसलिए दूसरे एटम जो हैं ये बॉन्ड बना रहे हैं। क्या क्यों बना रहे हैं? कह रहे ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। हर एटम को समझ आ गया, बोले 8 हैं तो जीवन में ठाठ है। उन्हें ये सिखा दिया लोगों को, ये कॉन्सेप्ट बना दिया। यही ऑक्टेट रूल था। यही क्या था बेटा? ऑक्टेट रूल था। निक्की सर DOUT, डाउट, इसका DOUT डाउट है। इसका मतलब है कि तू NIKE वाला नहीं, निक्की है, नाइक नहीं, नाइकी, निक्की, एडिबास, DOUT लिखा है उसने। हाँ लिखना है भाई। अब जद्दोजहद की मैं बात कर रहा था कि वो एटम करेगा क्या अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए? तो बोले कि एटम्स ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे के साथ। किसी के पास ऐसा कुछ होगा, है ना, किसी के पास अगर वैलेंस शेल में 2 8 1 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसी के वैलेंस शेल में 2 8 7 का कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसके वैलेंस शेल में इसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसको दे देगा। अब ये वैलेंस शेल 2 8 यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये तो ट्रांसफर हुआ। बोले हाँ। तो इसने ऐसे समझाया कि या तो वो ट्रांसफर करेगा, बोले अगर ट्रांसफर नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो बोले शेयरिंग करेगा। तो दो तरह से उसने सिखाया,
कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो एटम जद्दोजहद करेंगे वो दो तरह की जद्दोजहद होगी। क्या? दो तरह की कोशिश होगी। पहला, ट्रांसफर से ऑक्टेट पूरा करे, दूसरा शेयरिंग से ऑक्टेट पूरा करे। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम डुप्लेट विल बी कंप्लीटेड। बता दिया था कि इनके लिए ऑक्टेट की बात नहीं कर सकते। तो तीनों बातें समझ में आई गई होगी। फिर आते हैं लेविस सिंबल क्या था, ये कौन से सिंबल्स थे, अभी इनकी बात करते हैं। क्या आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है? श्रेया को भी डीओ यूटी डाउट है। हम हिंदी मीडियम से ही ठीक थे बेटा, तुम इंग्लिश मीडियम के होते हुए भी डीओ यूटी लिख रहे हो। हम कम से कम, मतलब मैं खुद को थोड़ा ठीक ही मानता हूँ। पता है, मैं 6th क्लास में मेरे ABCD आई थी, तुम्हें पता है ये चीज? मैं जब 6th क्लास में था ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम ABCD हमें सिखाई गई। हमें 1 महीने तक वो बड़ी वाली कैपिटल लेटर वाली ABCD सिखाई गई, जिसको कहते हैं वो, हाँ, 1 महीने तक। 1 महीने में वो हमें याद हुई। जब वो याद हुई तो गंदी सी शकल की एक मैडम और आई और उसने कहा कि ये दूसरी ABCD है। तो हम डर गए कि इनको कुछ और बोलते होंगे, लेकिन उसने थोड़ी राहत दी और कहा बोलने में सेम है। बोले अच्छा, लिखने में अलग है। हम मारे गए। हम वो थे जो ए को ऐसे नहीं लिखते थे। हम वो थे जो ए को ऐसे लिखते थे, प्रॉपर। आर को ऐसे लिखते थे। जमाना था भाई। 6ठी क्लास में पहली बार ABCD पढ़ी थी। तो उसने कहा नहीं, बोलने में सेम है। थोड़ी राहत की सांस मिली, कह रहे बोलने में सेम है कम से कम, कह रहे लिखने में अलग है। मैंने कहा ओए, फिर मर गए। अब उसको लिखना सीख रहे थे। हमें लगा अंग्रेजी का मतलब है ABCD सीखना, बात खत्म। लेकिन नहीं, यही नहीं। कुछ दिनों बाद उसने स्पेलिंग सिखाई, CAT केट, DOG डॉग। सोचो आप, 6th क्लास में मैं DOG डॉग पढ़ रहा हूँ, CAT केट पढ़ रहा हूँ। 6ठी क्लास में पहली बार अंग्रेजी आई हमारे, क्योंकि मैं शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। शुरू से आंगनवाड़ी, उसके बाद सरकारी स्कूल, कच्ची पहली पक्की पहली, और 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल। हिंदी मीडियम में भी सरकारी स्कूल। ठीक है, आपके सामने जो आज खड़ा है ना, मतलब कोई खर्चा नहीं कराया मैंने किसी के। मैं आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी समझते हो? आंगनवाड़ी देखी होगी गांव में। आंगनवाड़ी में बैठ जाता था। मतलब वो बेसिकली वो प्ले स्कूल होता है, नर्सरी प्ले स्कूल। प्ले जिसको आज प्ले और नर्सरी बोलते हैं ना, प्ले आगे फिर नर्सरी, वो आंगनवाड़ी होता था बेटा। अब मैं आंगनवाड़ी में जाता हूँ, दलिया खाते थे, है ना, कभी गुड़ मिलता था सूखा तो वो खा लेते थे। अलग जिंदगी थी, गांव में रहते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में नहीं जा सकते थे। अब घर वालों की अपनी चॉइस थी। पापा भी गवर्नमेंट टीचर थे और मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर थी। उसके बाद भी हम ऐसे ही पढ़े, लेकिन कभी बोला नहीं उनको कि हमें इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। स्कूल में जो दूसरा स्टाफ होता था ना, उनके बच्चे बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, वो वहां नहीं आते थे सरकारी में। मैं पढ़ता था सरकारी में, लेकिन कभी शिकायत नहीं की उनसे कि पापा पढ़ा सकते हो प्राइवेट में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दो ना। नहीं, क्योंकि पता था बोलते ही चप्पल पड़ेगी, क्या मतलब है। ऐसे ही निकाल दी जिंदगी। तो कोई बात नहीं, जब जो चीज सामने आई उसे शिद्दत से निभाया। आज आपके सामने ये चीज है, इसे शिद्दत से पढ़ो। ठीक है ना? अब उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाया? यार वो उनके डिसीजन थे, मैं नहीं। उन्होंने पैदा किया है, वो चाहे गोली मार के मार सकते हैं। उन्होंने पैदा किया, उनकी वजह से तुम जिंदगी में आए हो, इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में आए हो उनकी वजह से। इसलिए उन्हें तो कभी गलत ठहरा ही नहीं सकते आप, और ना ही ठहराना चाहिए। ये जो आज की जनरेशन है, जो आप लोग हो, वो पेरेंट्स को मजाक समझते हो, कुछ भी बोल देते हो। मेरी लाइफ नहीं है क्या? अबे तेरी लाइफ उनकी वजह से आई है। तेरी लाइफ क्या? तेरी लाइफ उनकी वजह से तू है।
जिनको तू तू ये कह रहा है कि मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं है क्या? अरे नहीं है यार, गोली मार दे वो, उनको इतना हक है। लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाना, कभी नहीं। वो कभी भी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, उनके निर्णय गलत हो सकते हैं, नियत नहीं। उनके निर्णय गलत हो सकते हैं, नियत गलत नहीं हो सकती। मतलब वो नियत इन द सेंस, वो ये नहीं, वो कभी ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार मैं इसको सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ाऊं ताकि इसका नुकसान हो। ऐसा नहीं सोचा होगा उन्होंने। बस उनका कोई डिसीजन रहा होगा यार, उन्हें लगा होगा कि यहां रह के भी अच्छा हो सकता है। उनका सरकार के सिस्टम में अच्छा भरोसा रहा होगा कि अच्छा है, टीचर अच्छे होते हैं, ध्यान दे देंगे। तो बेटा, हूं तो मैं भी हिंदी मीडियम से, और वो भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाइप से। तो डीओ यूटी तो मैं तब भी नहीं लिखता। है ना? ठीक है। शायद डाउट की स्पेलिंग तो मैंने 10वीं क्लास में सीखी होगी, लेकिन वो फिर भी नहीं लिखता मैं। और कॉलेज पूरा इंग्लिश मीडियम, कॉलेज में जाते ही पूरा इंग्लिश, पहली बार जाके अंग्रेजी। ये सब चीजें जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने खुद हिंदी में पढ़ी हुई है। ये सब तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये अष्टक नियम है, ऑक्टेट रूल के। ये कोई शक्तिमान का राक्षस नहीं है। अष्टक मतलब होता है 8, अष्टक, ये अष्टक नियम होता है। अष्टक नियम, ऐसा होता है। राक्षस का नाम नहीं है बेटा ये अष्टक। ये कपाला कष्टक और शक्तिमान अष्टक मतलब 8। लेकिन जो मिल रहा है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब तुम उसमें खुशियां ढूंढो, यही जीवन है। ठीक है? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए लाइफ से। और हमेशा आपकी जिंदगी में जो कुछ है, उसके लिए जिम्मेदार खुद को मानिए, किसी और को नहीं। बस खुश रहोगे हमेशा। अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो, जो आपके पास है उस पर अपना बेस्ट करके दिखाओ। चलो, डर जाओगे अष्टक नियम लिखूंगा। यस, मैं बात कर रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बारे में मैंने बताया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज जनरली आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन। क्या याद है आपको ये सब? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। याद है या नहीं है? तो जरा बताओ। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा लिथियम, फिर यहां लिख रहा हूं बेरिलियम, यहां लिख रहा हूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्या इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? बताइए जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी बताओ। लिथियम कितना लिखूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है उस पर ध्यान दो। आखिरी सब शेल में, जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s1, दिस इज 2s2, फिर ये 2s2, फिर 2p1, फिर ये 2s2, फिर ये 2p2, फिर ये 2s2, फिर ये 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5, 2s2, 2p6। ठीक है? तो इसका मतलब है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 8। अब कोसेल और लुइस दोनों को बिंदियां बहुत पसंद थी, दोनों को बिंदियां बहुत पसंद थी। तो इन्होंने कहा कि हम डॉट लगाएंगे। क्या बोला? लुइस डॉट सिंबल, ये पूरा लिख देना। लुइस डॉट सिंबल कह रहा हम डॉट लगाएंगे। जाने क्या बिंदियां पसंद थी, या जाने चिड़ियां अगर ज्यादा देखते थे डॉट डॉट डॉट, पता नहीं, पर डॉट लगाना पसंद था इनको। कह रहा हम डॉट लगाएंगे। तो डॉट लगाओ भाई, लगाया। कह रहा कि उतना डॉट लगाएंगे, उतनी बिंदियां जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लगाओ, इसकी बिंदियां 2, इसकी बिंदियां, सॉरी इसकी बिंदियां 1, इसकी बिंदियां 2। बोले ऐसे नहीं लगाऊं, बोले ऐसे लगाऊं, कैसे ही लगा ले यार। ले, इसकी बिंदियां 3, इसकी बिंदियां 4, इसकी बिंदियां 5, इसकी बिंदियां
छो, सत, अठ। ठीक है भरा। ले, 10th में पढ़ा था लेकिन याद नहीं होगा ना, इसलिए पढ़ा रहा हूं। 10th में छोड़, अभी 11th में जो पढ़ा है वो याद है? इतना दूर नहीं जाते हैं, परसों जो पढ़ा वो याद है? क्या हो गया? अरे डर क्यों रहा है बेटा? 10th में पढ़ा था, पुरानी बात हो गई। ठीक है भाई, बस यही बताना कह रहे हैं। कह रहे क्या बात करें, हाँ। और मैंने ये पहले सिखा दिया कि अगर लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है देन सोडियम का भी 1 होगा, बेरिलियम का 2 है तो देन मैग्नीशियम का भी 2 होगा, ग्रुप में सेम रहेगा। बोरोन के 3 है तो एल्यूमिनियम के भी 3 होंगे। तो मैं एल्यूमिनियम का अलग से नहीं लिखवाऊंगा, बोलो एल्यूमिनियम का बता कितना है तो 3 है। पूछूं सिलिकॉन का बता तो 4 है, नाइट्रोजन का बता तो 5 हैं, तो फास्फोरस के भी 5 होंगे। ऑक्सीजन का बता, जल्दी बता। ऑक्सीजन के अगर 6 हैं तो सल्फर के भी 6 होंगे। क्लोरीन के अगर 7 हैं तो क्लोरीन के भी 7 होंगे। ठीक है, इस तरह से इसके नीचे भी सेम होंगे। यानी एक ग्रुप में जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो सेम रहते हैं। ये बात आपने पीरियोडिक टेबल में लिखी होगी, नहीं लिखी तो यहां जरूर लिख दो कि जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम रहते हैं ग्रुप में। किसी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने लिथियम और सेकंड पीरियड के लिए ही सिखाए हैं, नहीं। लिथियम का पता है तो सोडियम पोटेशियम का भी पता होना चाहिए, बेरिलियम का पता है तो इससे नीचे वालों का पता होना चाहिए, और इन समस्त इनके नीचे सब कुछ है वो याद आपको रहना चाहिए। अच्छा है। चलो अब कितनी स्लाइड आएगी ये? आ ही जा रही है, हद है मतलब है, तो रखी मतलब। चलो, तो अब अपन कहते हैं कि वो पहले वो काम कर लेते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट बाय ट्रांसफर। कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वही छोटी क्लास। एक था सोडियम, एक था क्लोरीन, ये था 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। एक दिन रास्ते में चले, दोनों की आंखें चार हुई। जब आंखें चार हुई लेकिन इन्होंने कहा 4 से नहीं 8 से काम चलेगा, तो कह रहा है 8 कैसे करें? पहले आंखें चार हुई, फिर जब बात हुई तो समझ में आया कि 8 करनी है, 4 नहीं। तो 4 को 8 कैसे किया जाए, सॉरी, मतलब आंखें चार हुई लेकिन बात 8 पे आ गई। इसने कहा कि मेरी ये वाली जो शेल है ना, इसमें मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम मुझसे ये इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर तुम मुझसे ये इलेक्ट्रॉन ले लो तो मेरे पीछे 8 बच जाएंगे। क्या बोला? अगर तुम मुझसे ये एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, इसको तुम ट्रांसफर करके, बोले कहाँ डालें? बोले कहाँ डालें? बोले जहां मर्जी पड़े डालो। कह रहे जहां मर्जी पड़े नहीं, आराम से। बोले ठीक है, आराम से यहां ले लो। ये एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। अब ये गया 6 हो जाएगा। जैसे ही ये 6 होगा, अभी 5 और 2 7 हैं, अभी कितने हो रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अभी इधर कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन। जब ये काम हो गया तो ये कैसा बन गया? ये बन गया छड़ा, प्लस। प्लस का मतलब है 1s2, 2s2 और 2p6। अब देखो ये खुश है, कहता है मेरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये दे के खुश हैं, उसी तरह से ये लेकर खुश होगा। अब ये लिया है तो माइनस खाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, और देखो ये अब 3p6 हो गया। बताओ, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ये एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब ये साथ रहते हैं। सोडियम रोज सुबह दूध की थैली लेने जाता है, देखता हूं मैं उसे। अच्छे से रहते हैं। अब क्यों? क्योंकि अब इनकी साथ रहना मजबूरी हो गई, क्योंकि इसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दिया भाई साहब पे प्लस आ गया, उसने जैसे ही खाया उस पे माइनस आ गया। अब इसने कहा कि अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसने कहा रहेंगे भी कैसे?
रह भी नहीं पाएंगे। तो बताओ इस प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? आयनिक बॉन्ड। इन्होंने कहा जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ऑक्टेट ने पहली बार ये सिखाया था। कह रहे दूध की थैली लाने वाला डार्क हो गया। तेरे मोतियाबिंद है क्या आंख में? बार बार डार्क हो रहा है, चेक करा ले। दूध की थैली ला रहा है सुबह सुबह कोई, तो डार्क हो गया है? गजब आदमी है। मोतियाबिंद तो नहीं हो गया तेरे? काला मोतिया। सर और प्रैक्टिस कराओ। किसकी? ट्रांसफर की। भाग। शाहरुख खान के हो गया यार मोतियाबिंद। अपन क्या चीज है? एक आंख का ऑपरेशन उसने भारत में कराया, दूसरे का अमेरिका में करवाएगा कह रहा है। हाँ आज की खबर है। शाहरुख खान के डार्क हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? चल। ऐसी हरकतें करेगा तो बींद मोतिया बींद ही बनेगा, तू बींद नहीं बन पाएगा कभी। चल आजा। रिपीट करो इसे। एक कह रहा है इसे भी रिपीट करो। देख, ये इसकी वैलेंस शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो ये शेल गायब हो जाएगी, तो फिर यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे पीछे। तो जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा तो अब इसकी वैलेंस शेल पीछे वाली बचेगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसको 8 करने के लिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो मैं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ूं, पागल थोड़ी है कि और लाओ इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, 3p लगाओ यार भर दो इसको ऐसे। ये 8 करना तो मुश्किल है ना। तो इसके लिए आसान काम क्या है? छोड़ना। तो ये छोड़ेगा, और इसके लिए आसान काम छोड़ना नहीं है, ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्या? दुनिया पागल गएगी इसको। कह रहा भाग। तो क्या करेगा? बोले एक दे दे, तो वो उसको दे दिया। अब उसने दिया तो उस पर प्लस आया, इसने खाया तो इस पर माइनस आया। दोनों आज खुशी खुशी साथ रह रहे हैं, बस हो गया आयनिक बॉन्ड यार। इन्होंने कहा ना 8 इलेक्ट्रॉन दो तरीके से बनते हैं, ट्रांसफर से और शेयरिंग से, तो ट्रांसफर वाला ये रहा। अब इसमें और क्या बनाए? कह रहे और प्रैक्टिस कराओ। कौन सी प्रैक्टिस है जिनावर? लिख ले इसको, आगे चल फटाफट। सर आपकी हिंदी राइटिंग अच्छी है। 12 साल यही किया है बेटा। आज हिंदी लिखते हैं तो हाथ दर्द करने लगता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में एक मेजर डिफरेंस है। पता है क्या? जब आप हिंदी लिखते हो तो आपके पेन का मोमेंट ऐसे होता है लगभग, मतलब ऊपर से नीचे चलेगा लगभग। जब आप इंग्लिश लिखते हो ना तो आपका पेन का मूवमेंट ये होता है। तो कभी ट्राई करना इस चीज को। मतलब ऐसी ऐसी बातें तुम्हें लगेगा पागल आदमी है, ऐसे कौन गौर करता है, हमने तो कभी किया ही नहीं। पागल ही गौर करते हैं, मैं पागल ही हूँ। मैंने ऐसे ही किया। जब हिंदी आप लिखते हो ना, आपका मूवमेंट अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट पेन चला रहा है। और इंग्लिश जब आप लिखते हो ना, आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हो, लाइक कर्सिव। इसलिए पूरा हाथ का आपका जो रिस्ट है उसका मोमेंट चेंज हो जाता है। तो आप अब लगातार आप अंग्रेजी लिख रहे हो, फिर अचानक से एक दिन उठा के आप हिंदी के एक पैराग्राफ लिखना, आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा, वो उल्टा चलता है। चलो आ जाओ। ले भैया ओम फोम। अब आता है ये, तो ये है शेयरिंग। ऑक्टेट कंप्लीट बाय शेयरिंग। आप कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएंगे? जितने जरूरत होंगी उतने डालेंगे। तो पहला एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है Cl2। तो एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा।
इन सबके बिंदियां लगाओ। बिंदियां लगेंगी 7। बिंदियां कितनी लगेगी? 7। अब 7 वाले को एक चाहिए तो ये एक शेयरिंग में डालेगा। भाई 7 से 8 होने के लिए एक ही तो चाहिए। कह रहा ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दो, डाल दिया उसने। इसके भी बिंदियां लगाओ 7। लगा दी भैया 7। इसको भी एक और चाहिए तो ये शेयरिंग में, यानी कि शेयरिंग में उतने इलेक्ट्रॉन डालेगा हर एटम जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। वापस बोलो क्या? शेयरिंग में उतने इलेक्ट्रॉन डालेगा जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, अगर इन होमो एटॉमिक की बात करें तो। आगे अभी और इससे एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, पहले धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। Cl2 ऐसा है। अब हुआ ये कि पहले इसके खुद के काउंट करेगा। अब इन्होंने कहा कि शेयरिंग का मतलब क्या है, बोले जो तेरा है वो मेरा है। शेयरिंग का मतलब क्या है कि शेयरिंग केयरिंग है ना, कि जो तेरा है वो मेरा है। यही तो होती है शेयरिंग केयरिंग। तो बाद में बॉन्ड टूटता है तो कहते हैं कि ले जाओ अपने सारे गिफ्ट, लेकिन अभी तो यही होता है। शेयरिंग केयरिंग का मतलब क्या होता है? जो तेरा है वो मेरा है। तो अब इसको बोला कि यार मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करूंगा, तो बोले कि देख अभी तेरे पास कितने हो रहे हैं, बोले 1 2 3 4 5 6 7। बोले एक काम कर, जो तेरा है वो मेरा है तो तू इसको भी काउंट कर ले। अब बोले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोले 8 हो गए कि नहीं हो गए। बोले तू खुश है ना? खुश है ना भाई के साथ रह के? बोले खुश हूं। तो ठीक है, तो ये खुश है। फिर इसने कहा कि अब मैं, बोले जो तेरा है वो मेरा है, तो बोले मैं भी ऐसे करूंगा। बोले तू भी कर ले यार, भाई भाई अपन 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ नंबर ऑफ शेयरिंग कितने गए? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे? टोटल 2। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 2। 2, ठीक है। इनको कहा जाता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और लगा दो और बोलो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 2। एक ही बात है, दोनों बातें एक ही है ना। इनफैक्ट आप इसका भी आंसर यही लग सकते हो कि इन दोनों का आंसर क्या है? सेम है, 2। तो फिर इसमें अगर मैं टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछूं तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन बताएगा? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नहीं नहीं, शेयरिंग बॉन्ड, अब आप मॉलिक्यूल की बात करें बेटा, Cl2 मॉलिक्यूल की बात करें हम। अब Cl2 की करेंगे तो एक Cl की बात नहीं करते। एक Cl को एक शेयर करने की जरूरत थी। अभी आप इस कंपाउंड में देखोगे तो ये एक बॉन्ड बन गया है यहाँ पे। क्या बन गया बेटा? ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये वाला। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहां पर भी टोटल पूछ रहा हूं, यानी कि दोनों, यानी कि इधर बैठ देखो इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सही है? कितने? 6 इधर 6 इधर। 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो शेयरिंग में नहीं गए, वेले पड़े। क्या पड़े बेटा? वेले पड़े। अब अगर मैं बोलूं कि नॉन बॉन्डिंग पेयर बता, तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, पेयर बनाने के लिए बचपन में पढ़ा था कि डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 6 हो गए। ये 3 पेयर है, ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है ना। पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 2 कर देते हैं क्या? ये बन गया। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर्स कितने हो गए? 6 हो गए। अरे ज्यादा मुश्किल चीजें तो नहीं पढ़ा रहा हूं, 6 पेयर हो गए। 6 पेयर हो गए, ग्रेट। तो फिर उसको भी पेयर की फॉर्म में देख सकते हैं क्या? तो इसका नाम होता है बेटा क्या? एक और नाम होता है लोन पेयर। लोन मतलब लोनली, अकेला। वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें कोई पूछता नहीं है, जीवन में अकेले हैं। और अकेले वो हैं जो शेयरिंग में नहीं गए, अकेले वो हैं जो बीच में नहीं फंसे, तो अकेले वो हैं जो फालतू बैठे हैं। ये देखो, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर। लोन, लोन मतलब अकेला।
लोनली, लोन पेयर बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे बेटा? लोन पेयर। इसको भी हम पेयर की फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे बताओ? अब मैं ऐसे लिख दूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और नंबर ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको, और इसको एक और बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। चीज देख लो भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब एक ही हैं, और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 1। वापस देख लो, नाम, नाम जो है ना, तीनों नाम एक है। बॉन्ड पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2, है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। इनको क्या क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स। वापिस सुनो, सर ने आज वॉच नहीं पहनी, यह ध्यान बहुत रखते हैं। ठीक रहा, तेरी आंखों में एक्सरे नहीं है। चल, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 हो गया बेटा। क्या हम नोट करो O2 की बात कर सकते हैं? बच्चे कह रहे हैं चाय पीनी पड़ेगी, बताओ। एक इकलौता मास्टर हूं मैं पीडब्ल्यू का, जिसकी चाय की चिंता बच्चे करते हैं। कहाँ गया वो? पीता मैं हूं, तलब उनको लगती है। बुलाओ। ले वीरे, आगे देख, अगला O2, दूसरा देख फटाफट O2, जल्दी जल्दी सारी चीजें लिखेगा, उसके लिए पक्का लिखेगा। ये देख, ऑक्सीजन क्या बनाएगा? दूसरा ऑक्सीजन। फिर क्या बनाएगा? बिंदिया। 6, 6 को 8 बनाने के लिए, 2 को शेयरिंग में डालना पड़ेगा, डाल दे। फिर इसके भी 6, 1 2 3 4, अब इसे भी 8 बनाने के लिए 2 शेयरिंग में डालने पड़ेंगे। भाई 6 को 8 बनाने के लिए 2 शेयरिंग में डालने पड़ेंगे, तो ये भी अपने 2 शेयरिंग में देता है 6 में से, और वो भी 2 में से देता है। अब होगा क्या? बोले एक बॉन्ड बनेगा यहां यहां। बोले कैसे? बोले अब इसको काउंट करो, कितने हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। आप इसको भी काउंट करोगे तो यहां से यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट। वही सारी चीजें बताओ, बॉन्ड पेयर्स बता दो, लोन पेयर्स बता दो। बॉन्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे? 2। लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4। अब ये अगर आपसे पूछ ले ऐसे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बता दो, 4। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बता दो, डबल कर दे, 8। तो ये बार बार ऐसे नहीं, आसान है, ठीक है। इसको क्या करना है? पेयर, पेयर लिखा है, डबल कर दो, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन है तो आधा कर दो, पेयर हो जाएंगे। तीजा आणला रहा है N2, ये नोट कर लिया होगा ये तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट N2।
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं? 5। पूरे करने के लिए 8 चाहिए, तो 3 शेयरिंग में डालेगा, ये भी अपने 3 शेयरिंग में डालेगा। भाई दोनों के पास 5-5 ही है, लेकिन दोनों को 8 के सपने हैं। अब जब 8 के सपने हैं तो फिर ऐसे होंगे, ये दो। तो ये अगर काउंट करेगा तो ऐसे काउंट करेगा, ये अगर काउंट करेगा तो ऐसे काउंट करेगा। दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इधर भी और इधर भी। अब वही बॉन्ड पेयर लोन पेयर लिख दो इसके, और तो क्या ही लिखोगे, है ना। बॉन्ड पेयर 3, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6, लोन पेयर्स 2, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अगर सवाल में वो एक नाइट्रोजन पे पूछ ले तो वो अलग बात है, बाकी जनरली टोटल के लिए ही पूछा जाता है बेटा। राजकुमार जी चाय लाएं, कुल्हड़ में चाय लाएं, कुल्हड़ में चाय लेके आए। कुल्हड़ भी अभी अभी धोया है, अंदर चाय बाहर पानी, ये टैलेंट राजकुमार जी। कह रहे आप हाथ धो के चाय पी सकते हो। क्यों? क्योंकि हम बाहर से कप में पूरा पानी लगा हुआ है, मैंने अपने पहले आप हाथ साफ करिए, हाइजीनिक, ध्यान रखिए इन चीज़ों का, फिर हम अंदर से चाय पियेंगे इज्जत से। कह रहे लोन पेयर को एक्सप्लेन करो। अच्छा, लोन पेयर मैं तुझे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये देख बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, तो इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास दूसरा लोन पेयर है। तो इस N2 मॉलिक्यूल में कितने पेयर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो लोन पेयर कहलाते हैं। तो एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है। अब पेयर की फॉर्म में बोला है, इसलिए 2 का एक जोड़ा मानना पड़ेगा, है ना। तू एक जोड़ी जूते पहनता है या 2 जोड़ी? 2 जूते पहनता है? 2 जूते पहनता है या 2 जोड़ी जूते पहनता है, ये बता पहले तो चल। जोड़ी मतलब समझता है? वो तो खैर जब बनेगी तब बनेगी, जूतों की बात कर तू फिलहाल तो। समझ आ गया ना? 2 जूते पहनता है और एक जोड़ी जूते पहनता है, ऐसा ही करता है। तो ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, पेयर, और वो दूसरा पेयर है। क्या तुम्हें पेयर और ये समझाना, मतलब तुम समझ रहे हो किस लेवल पे हो तुम? जोड़ी समझता है ना? हाँ, समझ जा बेटा, यही जोड़ियां समझ आएगी तेरे को, वो वाली तो बननी है नहीं। अब आते हैं हाउ टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, जैसे अब यहां आ गया MDJ, सुपर जुगाड़। सुपर जुगाड़ कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना आनी चाहिए। वो जो हमने पीछे लिखी है वो क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही है, बट ये इतनी आसान है कि कोई भी कर लेगा। लेकिन मैं ये बोलूं कि सीओ की लिखनी, फिर क्या करेगा? एटम अगर अलग अलग हो और मैं बोलूं कि इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख, कैसे लिखोगे? एटम अगर अलग अलग हो तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे? फंस गए अब। एटम अगर अलग अलग हैं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? भाई जब दोनों सेम सेम थे तो मजे कर लिए, दोनों सेम सेम थे तो मजे कर लिए। दोनों अलग अलग हैं तो हम बता नहीं सकते कि कौन कितना देगा। भाई शेयरिंग कम ज्यादा हो सकती, समझ रहे हो मेरी बात को? अरे मेरी बात को समझ तो रहे हो? तो आपको एक जुगाड़ देंगे, सुपर जुगाड़। वो जुगाड़ आपको इस तरह के कुछ 4-5 मॉलिक्यूल्स, ज्यादा नहीं, आपको हर जगह नहीं लगाना है, वो जितने में मैं बताऊंगा उतने में ही लगाना है, ठीक है। करना क्या है आपको? आपको एक फॉर्मूला देंगे आपको। उस फॉर्मूला क्या है? बेसिकली वो एक जुगाड़ है, और जुगाड़ में है क्या तो वो भी अभी बताएंगे आपको। तैयार हो? शुरू करें? आ जाओ फिर, चलो। अगर मुझे यह पता लग जाए कि इसके बीच में 3 बॉन्ड है, तो किसी के बीच के अगर बॉन्ड पता लग जाए
तो हम अब उल्टा चल रहे हैं, मेरी बात समझना बेटा, कॉमन सेंस की बातें सुन ले। हम अभी तक क्या कर रहे थे कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन कर रहे थे, राइट। और फिर हम कह रहे थे कि इसको मिला के 8 इलेक्ट्रॉन है, यही कह रहे थे कि इस सर्कल को मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने यही सीखा है, अभी तक यही सीखा है। तो इसको मिला के 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने बचे सर? 2 बचे। ऑक्टेट रूल हमें सिखाता है कि ये शेयरिंग वाला जो सर्कल है उसमें 8 होने चाहिए। तो जो 2 बचे वो इसको मैं यहां लगा सकता हूं। बोले ठीक है, यहां लगा लो। अभी दूसरा वाला सर्कल मैंने यहां बनाया। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि इस ग्रीन वाले सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब मैं उल्टा काम कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहां तो 2 यहां। अब आप देखो कि यही तो हमने बनाया था, ये देखो यही हमने बनाया है सेम। मतलब अब हम उल्टा काम करेंगे। मतलब सोचो, अगर हमें बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता चल जाए तो हम इधर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स लगा सकते हैं। यानी कि एक नया तरीका, उल्टा तरीका, कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल दूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल दूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर मैं एक सर्कल बनाऊंगा और उस सर्कल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उस सर्कल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर 8 होने चाहिए। मुझे यह चीज पता है। उस सर्कल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों आते हैं और दोनों की टोटल 8 होनी चाहिए। अब अगर सोचो टोटल 8 होनी चाहिए जिसमें से मैं आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, निकालने का तरीका बता दूं। ये जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका है। तो आप बचे हुए नॉन बॉन्डिंग लगा देना। मान लो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 आए, मान लो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 आए, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे क्योंकि मिलकर 8 करने हैं ना हमें। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड निकालने के लिए ये तो तय बात है कि जो कुछ आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, जो कुछ आएगा वो डिवाइड बाई 2 करेंगे, है ना। बॉन्ड निकालना है तो नंबर ऑफ, इसको 2 स्टेप में बताऊं क्या, या एक ही स्टेप में काफी है, समझ जाओगे? चाहो तो 2 स्टेप में बता दूं, चलो 2 स्टेप में बता देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी का आधा जो है। अब नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर होगा क्या, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर मुझे इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं मैं, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 6, 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो 3 बॉन्ड हुए। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकता हूं कि इसको हटाओ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में यहां पे डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, जो भी ये रिजल्ट आएगा उसका डिवाइड बाई 2 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? अरे सिंपल सी बात है। मैं या तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसको डिवाइड बाई 2 करके नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल दूंगा। अल्टीमेटली तो मुझे नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम इस 2 स्टेप में क्यों सीख रहे हैं इसे, हम इसके नीचे डिवाइड बाई अगर 2 कर देंगे, अब जैसे ही इसके नीचे डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं हो जाएगा क्या? जो आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करो या उसी फॉर्मूले में डिवाइड बाई 2 कर दो ना, बात तो एक ही है भाई। तो 2 स्टेप में क्यों करना काम, बॉन्ड निकाल लेते डायरेक्ट। भाई कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ है, मैं 2 स्टेप में कर देता हूं, नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलो, तो अब हम एग्जाम्पल कर रहे थे सीओ का, एग्जाम्पल करेंगे कौन सा, फर्स्ट एग्जाम्पल सीओ। देखो बेटा, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना,
रिक्वायर्ड का मतलब होता है चाहत, सपना। सबका 8, सबका कितना 8 है। रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, जितने एटम है उन सब के करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑक्टेट पर बेस्ड है, ओनली फॉर कंपाउंड्स विच फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल पे, यानी कि ऑक्टेट रूल जो फॉलो करते हैं उन्हीं के लिए है ये जुगाड़, ठीक है। तो मैं जिनके लिए लगा रहा हूं ना, जिन जिन के लिए लगा रहा हूं, आप बस उतना देख लो, उसका आपसे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऑक्टेट रूल का मतलब क्या कहता है? रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। हर किसी का रिक्वायरमेंट, हाँ, कितना चाहिए, है ना, कितना चाहिए उसे। हर एटम का सपना क्या है? ऑक्टेट क्या कहता है? हर एक एटम का सपना कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एटम कितने हैं? एटम कितने हैं? 2। तो यहां आएगा 8 इंटू 2, यानी कि जो रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, वो 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। ऑलवेज ये जो रिक्वायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा 8 गुना नंबर ऑफ एटम्स होंगे। भाई जितने एटम है उन सबका, 2 एटम है, दोनों का ही सपना है, बोले मेरे भी 8 हो जाए, तेरे भी 8 हो जाए, तो ये हमारे रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मली प्रेजेंट है। कार्बन के 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। हमें पता है ये 16 माइनस, ये हो गया हमारा डिवाइड बाई 2, 16 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 3। ये 3 क्या आया बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए। हमें ये पता लग गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 3 है भैया। हमने क्रैक कर लिया, है ना, हैक कर लिया सिस्टम। हमें पता लग गया कि यहां पे ऐसा चल रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड है। मैं निकल के आ गया हूं। अब जब 3 बॉन्ड है तो हमें पता है कि एक सर्कल तो ऐसा होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखते जाना बेटा, गलती नहीं करनी है। एक सर्कल ऐसा होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इस 8 में से 1 2 3 4 5 6 तो इधर चले गए, तो बचे कितने? टोटल मिला के 8 होने चाहिए। ऑक्टेट यही कहता है कि इस सर्कल में 8 होना चाहिए। 8 में से 6 तो तुमको बॉन्डिंग दिख रहे हैं, तो बताओ 2 कैसे हो जाएंगे? नॉन बॉन्डिंग। मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही तो हमने पीछे वाले स्ट्रक्चर में काम किया बेटा। चलो अब देखो, ये वाला अगर सर्कल बनाऊं तो, इस ग्रीन सर्कल की बात करूं तो इस ग्रीन सर्कल में भी कितने होने चाहिए? ग्रीन सर्कल में भी 8 होने चाहिए। अरे बोलो, ग्रीन सर्कल में भी 8 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ग्रीन सर्कल में भी 8, 1 2 3 4 5 6। अब बचे इसमें भी 2, ये लो 2 बना दो। मिलकर तो 8 ही होने चाहिए ना बेटा। हमें भी पता है कि इधर भी 8 और उधर भी 8 चाहिए। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि हमें पता है 8 में से हम ये वाले तो निकाल पा रहे हैं। भाई जब हम 3 बॉन्ड निकाल रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वो, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं सर। अब 6 में से 8 में से 6 गए तो 2 ही बचे, तो 2 इधर लगा लेंगे, उधर भी 2 ही बचे, 2 लगा लेंगे। ठीक है। जिसको समझ नहीं आया अगले एग्जाम्पल में आओ, अगले एग्जाम्पल में आओ, आ जाओ चलो। जिसको समझ नहीं आया अगले एग्जाम्पल में आओ। ये नोट करो पहले। चाहे आप इसको N2 के लिए लगा के देख लो, O2 के लिए लगा के देख लो, हो जाएगा। चाहे O2 के लिए कर लो ये चीज, N2 के लिए कर लो, हो जाएगा वो। बताओ, समझाऊं? लो वापस समझाता हूं। ये देखो, मान लो O2 है, कितने एटम है? 2 एटम है। रिक्वायरमेंट 8 इंटू 2 हो गई, माइनस अवेलेबल कितना है? एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 6 प्लस 6 हो गया, 2 है ना, तो 12 हो गया।
अब डिवाइड बाई 2 करेंगे, अब बता क्या हो गया, 16 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 करेगा, कितना हुआ 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 2। हमें पता लग गया एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड निकल गए। अब आप उल्टा कर लो, जो हम पहले कर रहे थे वो अब आप ऐसे कर लो कि ये लो सर्कल बनाओ, 1 2 3 4, 4 इधर तो 4 इधर, फिर आप ऐसे कर लो, ये लो 4 इधर तो 4 इधर, मिलकर तो 8 ही करने बन गए। कार्बन में 5 कैसे, उसके लिए फॉर्मल चार्ज आएगा आगे कल के लेक्चर में, कि अगर कार्बन ने अपनी औकात से ज्यादा खा लिया है तो माइनस भी खाएगा। कार्बन ने अपनी औकात से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन रख लिया है तो माइनस खाएगा, क्यों चिंता कर रहा है। दो लोग मिलकर धंधा करते हैं, ठीक है, तो किसी का नुकसान कम किसी का ज्यादा होगा यार, डिपेंड करता है कि इनपुट कितना दिया है अगलों ने। किसी ने 20% पार्टनरशिप है तो उसका नुकसान भी कम होगा, किसी की 80% पार्टनरशिप है तो जब नुकसान होगा तो नुकसान 80% में जाएगा उसका। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया तो रिजल्ट सेम रहे ऐसा किसने कहा, बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाए, नहीं, किसी का नुकसान किसी का फायदा होगा। तो कार्बन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है तो कहीं ना कहीं माइनस चार्ज खाएगा वो, उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। और वो हम आज समय मिला तो ठीक है, वैसे मिल जाएगा, वरना कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ये बोल रहे हैं ना, तो ये देखो ये O2 की बात हो गई। तुम CO2 के लिए चीज लिख सकते हो क्या, CO2 के लिए, इसीलिए कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन 5 लिख रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन देखकर ये बोल रहे हैं कि गलत, तो बेटा अभी बच्चा है तू, थोड़ा बड़ा हो, अपने आप समझ आ जाएगा। बालक है अभी, क्या है, बालक, टाबर है, इसलिए अभी आगे आगे मत कूद। मैं अभी सब कुछ मिक्स कर दूंगा ना तो परेशान तुम ही हो जाओगे बेटा। यस, तीसरा एग्जाम्पल है CO2, टोटल एटम 3 है, ये तो पता है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 एटम है तो रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, इतनी, माइनस कार्बन के कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन के 6 + 6 2 ऑक्सीजन है, डिवाइड बाई कर दो 2। कह रहे सर आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे कर दे रहे हैं। अबे पागल है क्या तुम, गधा है क्या, जो भी जब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है तो 2 बॉन्ड इनके बीच में ऐसे ही बनाएगा ना, हो गया ना डबल। क्या करेगा, ऐसे लगाएगा कि एक ऑक्सीजन इधर फिर इधर, ऐसे करेगा क्या भाई, 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, इस फॉर्मूले, क्यों पत्थर रगड़ रहे हो मेरे जुगाड़ की, इसके काबिल बनो पहले, कुछ जुगाड़ दिया है तो इसके काबिल तो बन। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड आ रहे हैं तो बीच में ही लगाएगा ना 3 बॉन्ड, कह रहा आप कैसे बना दे रहे हो डबल और ट्रिपल, अरे भाई आया है यहां पे 3 बॉन्ड बनाने, आया है यहां पे 3 बॉन्ड बनाना, इसलिए बना रहा हूं। 2 एटम है तो बीच में ही बनेंगे, अभी वो 3 एटम वाला केस अभी आया है तो रुक जा, सारी चीजें समझ आएगा। अभी 2 एटम है और 2 एटम है और बीच में बॉन्ड 3 है, तो कैसे बनाऊंगा यार, ऐसे ही बनाऊंगा ना, कि पागल है क्या बिल्कुल, और कैसे बनाऊंगा। अभी एटम 3 आए हैं तो रुको, अभी समझा दूंगा, करवा तो रहा हूं भाई, ये वाला बार बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूं तो इसका मतलब समझ, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें हम, ये जो फॉर्मूला है हमारा जुगाड़ जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। तो यहां पे 24 माइनस कितना हो गया, 12 4 16 डिवाइड बाई 2 कितना आया रे 8, डिवाइड बाई 2 कितना आया 4। अब ये 4 है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब ये हमें कह रहा है कि भैया एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है और उनके बीच में 4 बॉन्ड है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आया कि बीच में किसको रखें, ऐसे बनाएं क्या, 3 है तो ऐसे ही जुड़ेंगे, ऐसे बनाएगा, या बीच में कार्बन को रखें। तो याद रखना बीच में हमेशा लार्ज साइज एटम रहता है, एक बेसिक कॉमन सेंस है कि अगर बीच में बड़ा रखोगे तो साइड में छोटे छोटे ज्यादा लग पाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा।
और बीच में छोटा, एक छोटी बॉल पे अगर फुटबॉल जोड़ना चाहोगे तो फुटबॉल आपस में टकरा जाएंगे, लेकिन अगर फुटबॉल को बीच में रखोगे और छोटी बॉल्स उस पर जोड़ोगे तो वो ज्यादा आसान अरेंजमेंट है। तो केमिकल की दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि जो लार्ज साइज एटम होता है वो बीच में बैठता है। केमिकल की दुनिया में भी यही होता है, केमिस्ट्री में भी यही होता है कि जिसकी साइज जो है बड़ी होती है वो बीच में बैठता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में साइज बड़ी किसकी है? तो कार्बन है, इसको बीच में बिठाओ और ऑक्सीजन को साइडों में लगा दो। कह रहा है ऐसे अरेंजमेंट में 4 बॉन्ड आएंगे। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि यार 1 2 इधर 2 इधर करो। लेकिन क्या सिर्फ यही बनेगा क्या? नहीं, एक स्ट्रक्चर और बनेगी। वो कौन सी होगी जरा बताओ? ये स्ट्रक्चर एक ऐसी और बनेगी, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। अब बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां 3 बॉन्ड हो और यहां 1 हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं सर 1 इधर और 3 इधर करो, तो वो तो एक ही बात है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। 3 इधर 1 इधर वो एक ही बात है। मेरे पास ये 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, मैं 4 बॉन्ड इसके अलावा और किस तरह से लगा सकता हूं बता दो मुझे, और जिसमें सारे एटम जुड़ने भी चाहिए। क्या मैं 4 बॉन्ड इसके अलावा और किसी तरीके से लगा सकता हूं? ये 2 तरीके हैं मेरे पास 4 बॉन्ड लगाने के। कार्बन की साइज बड़ी है इसलिए बीच में रखा है। केमिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि बीच में बड़ा और साइडों में छोटे होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। इट्स सिंपल, इसे समझो। अगर यहां पे बड़ी चीज रख दूं तो इसके चारों तरफ छोटे छोटे ज्यादा जोड़ सकूंगा ताकि इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा रहे। लेकिन अगर मैं बीच में छोटा रख दूंगा और अब मुझे बड़े बड़े लगाने साइड में, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, चारों तरफ की भीड़ भड़ाका, स्टेरिक क्राउडिंग बोल दो। इसीलिए हमेशा कभी भी कोई मॉलिक्यूल होता है तो सेंटर में जो बैठता है ना, वो जनरली बड़ा एटम बैठता है, बड़ी साइज का एटम। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। कह रहा अप डाउन लगा दो कोई नहीं, बाहर आ जा बेटा, उस दुनिया से बाहर आ जा, कोई बात नहीं। अब अपनी उम्र के दोस्त बना, गली के बच्चों के साथ खेलना बंद कर, बंद कर ले अब। मतलब ठीक है, अब उनके साथ रहना कम कर थोड़ा, सही लगेगा। अब थोड़ा अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती कर बेटा, सही हो जाएगा। एक दिन सब सही हो जाए, थोड़ा टाइम, 10-15 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 10-15 दिन, सही बोल रहा हूं। उनके साथ खेलना बंद कर दे। ब्रांचिंग कर दो, बड़े बड़ी बातें जहां करनी है ब्रांचिंग, वहां तो कुछ भी समझ नहीं आते। अभी ऑर्गेनिक आएगी ब्रांचिंग जब होएगी, जब ब्रांचिंग करनी होगी तो समझ नहीं आ रहा होगा। यहां बड़ी ब्रांचिंग सिखा रहे हैं मेरे को। जब नॉर्मल चीज है तो तुम्हें बड़ी बात करनी है, ब्रांचिंग करो, रिंग बना दो। अच्छा भाई, CO2 मेरे घर का थोड़ी है, जैसा होता है वैसा ही बनाऊंगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, ब्रांचिंग कर दोगे, आए शब्द सीख रहे हैं, ब्रांचिंग कर दो। तुम भी खेलना बंद कर दो छोटे बच्चों के साथ। अब बता, हम इन सब में ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन कौन मेरे साथ ऑक्टेट पूरा करेगा? मैंने बनाया एक सर्किल, मैंने बनाया दूसरा सर्किल, और फिर मैंने बनाया, चलो एक एक करके बनाऊंगा नहीं तो सर्किल में सर्किल घुस जाएगा। इस सर्किल का ऑक्टेट पूरा कर, जल्दी कर, इस सर्किल का ऑक्टेट पूरा कर, जल्दी देख। 1 2 3 4, 8 चाहिए, 4 इधर हो गए, बता कितने लगाऊं? 4 हो गए, 8, 4 और 4 8 हो गए, अरे हो गए। दूसरा सर्किल, दूसरा सर्किल, ये रहा दूसरा सर्किल, बता कितने लगाऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ले हो गया 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी कार्बन का तो करना बाकी है। कार्बन का सर्कल कहां से चलेगा? ये देख, कार्बन का सर्कल यहां से चलेगा, यहां 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 यहां, ऐसे ही चलेगा। हरा रंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए भाई। कुछ बचा क्या? नहीं, छोड़ दो उसे। उस कार्बन के तो सारे ही चले गए भाई।
उसके पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा, जीरो। हो गया? इधर आ जा, ये करके दिखाते हैं। एक, दो, आठ में से दो ही हैं इधर, तो छह बचेंगे। ये छह लगा दे, ये सिक्स इधर हो गया इसका ऑक्टेट। इधर वाला, इधर वाला, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, हो गया ये इसका ऑक्टेट पूरा। कार्बन का भी कर देते हैं क्या? कार्बन का भी देख लें क्या समस्या चल रही है उसके जीवन में। ये रहा कार्बन, ये रहा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, कुछ नहीं बच रहा इस पे भी। कार्बन इधर भी और उधर भी, वो माया से मुक्त, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई लोन पेयर नहीं। पूछेगा CO2 में कार्बन पर कितने लोन पेयर हैं? आंसर है जीरो। आंसर क्या है? जीरो। अरे रेजोनेंस और कैनोनिकल और बड़ी बड़ी बातें मत करो ड्रॉपरों, इधर आ गए हो तुम, ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो तो 11वीं क्यों को बैठे हो वापिस? हैं? इनको पढ़ लेने दो बेटा, ये 11th क्लास है, तुम आ गए हो मुझे पता है, तुम्हारी अपनी मजबूरियां रही होंगी, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर आगे आगे मत बोलो, तुम्हें पता है ना। रुक जाओ फिर, सब्र करो, इनको सीख लेने दे बेटा यार। कैनोनिकल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्यों डरा रहा है उनको कमेंट में ऐसे ऐसे शब्द लिख के? इन दोनों में से कौन सा सही है ये भी बताऊंगा, बताऊंगा। पहले ये बता हो गया क्या? अब मेरे प्यारे बच्चों, N3 कर दो फटाफट, N3 मॉलिक्यूल का बनाओ जल्दी, 3 नाइट्रोजन है। चौथा एग्जाम्पल, N3, सॉरी N3 माइनस, माइनस का, माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज्यादा है। अब ज्यादा है तो उसे क्या करोगे? ज्यादा है तो उसे क्या करोगे? अवेलेबल में जोड़ देना। अरे भाई माइनस है तो अवेलेबल में एक एक्स्ट्रा जोड़ देना यार, क्यों परेशान क्यों हो रहे हो? प्लस होता है तो एक कम कर देते। करो फटाफट। एक कह रहा 4+6+6 कैसे आया? बेटा ये कार्बन है CO2, इसमें एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, चार इसके होते हैं, छह इसके होते हैं, छह इसके होते हैं, हमने इसको जोड़ दिया, ऐसे आया। ठीक है। ओके, करो इसको। माइनस का मतलब अवेलेबल में, देखो फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन कॉमन सेंस वाला भी है, अगर माइनस है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो अवेलेबल में जोड़ देंगे, हमारे पास ही अवेलेबल है वो मॉलिक्यूल में। तो देखो 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 क्या, 8 × 3 करेंगे, माइनस माइनस माइनस, फिर एक नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं ना, तो 5+5 है ना, +5, -1 करोगे तो कितना आएगा मुझे बताओ? 5+5+5 और -1 ऐसे करोगे, सॉरी +5 और -1 करोगे, कितना आएगा? ऐसे कर लो, तो जो कुछ आएगा वो यहाँ करीब करीब 15 -1 कर देना, ऐसा ही कुछ आएगा। सॉरी प्लस, सॉरी 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 मैं गलत बोल दिया, फॉर्मूला में प्लस करना है, सॉरी, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो फॉर्मूला में ऐड करना है, मैं गलत बोल रहा हूँ, फॉर्मूला में से माइनस नहीं करना है बेटा, फॉर्मूला में प्लस करना है। तो 15+1 करो, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना हो जाएगा? ऐड होगा बेटा, अगर यहां माइनस है तो फॉर्मूला में प्लस होगा, सॉरी अगर मैंने अब तक माइनस माइनस बोल रहा था फॉर्मूला में, तो मुझे माफ करिएगा। 24 - 16 डिवाइड बाई 2 करो, डिवाइड बाई यहाँ 2 है, क्या हो जाएगा भैया? 8/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 4 बॉन्ड आ गए, चलो भैया अब 4 बॉन्ड आ गए। अब 4 बॉन्ड, 3 नाइट्रोजन है तो यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है, कौन छोटा कौन बड़ा, सब बराबर लो, तो 3, इस तरह से ही हम बॉन्ड बना सकते हैं, 2 इधर, 3 और 1, इसके अलावा और कैसे तो नहीं बन सकता। ये एजाइड आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? अजाइड आयन।
अब ऑक्टेट पूरा कर ले, कर लो। सर्कल नहीं भी बनाओगे चलेगा, लेकिन मुझे पता है बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 बचे कितने, 4 लगा लो। फिर इसका भी पूरा कर लो, 1 2 3 4 बचे कितने, 4। हो गया इसका ऑक्टेट पूरा। बीच वाले नाइट्रोजन का करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो। इस वाले नाइट्रोजन का करके देखते हैं। 1 2 बचे कितने, 6 लगा लो। इस वाले नाइट्रोजन का करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 बचे कितने, 2 लगा लो। बीच वाले का करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो। कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा सही है, ज्यादा स्टेबल है, ये डिसाइड होगा फॉर्मल चार्ज के बाद। नाइट्रोजन में तो 7 होते हैं। कहाँ से 7 होते हैं बेटा, टोटल गधा है क्या। 7 तो टोटल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा। पागल वागल है क्या, फॉर्मूला में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जाके चेक कर। 7 तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं वैलेंस की बात कर रहा हूँ। ये देख, ठीक है, ये देख, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 नहीं है ना, वहीं जूता फेंक के मारूंगा वहीं आएगा। यहां आते आते क्या कौन से इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, वही भूल गए। ऐसा रहबटा मारूंगा ना। कह रहे वैलेंस 6 कैसे हो गए, अरे यार तो फॉर्मल चार्ज, तुम तेरी, रुक जा तुम, आजा फिर आजा फटाफट आजा, हेडिंग लगा ले फॉर्मल चार्ज। आजा, तुम्हारी गलती, 8 मिनट में सीखोगे तुम फॉर्मल चार्ज, आओ आओ। यार ऐसे सिखा के जाऊंगा कि कल मुझे वापस पढ़ाना पड़ेगा। आजा बेटा आजा, ये ले फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज इज ए एक्स्ट्रा चार्ज present on an atom। अब एक्स्ट्रा चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन औकात से ज्यादा या औकात से कम होगा, ड्यू टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मल चार्ज इज ए नॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज ए नॉर्मल चार्ज। किसी भी स्ट्रक्चर में किसी एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज है, वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज जो भी प्रेजेंट होगा वो है। अब एक्स्ट्रा का निकालने के लिए फॉर्मूला कहता है जितना, जितने होने चाहिए माइनस जितने है, ये हो गया फॉर्मल चार्ज, एमडीजे। ऊपर जुगाड़, एमडीजे, ये रहा फॉर्मल चार्ज। जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। जितने होने चाहिए का मतलब है नाइट्रोजन अपने घर से चला तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेके निकलेगा, वापिस सुनो, नाइट्रोजन अपने घर से चलेगा तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, 5। तो ये हो गई उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन, जितने होने चाहिए। तुम घर से जाओगे या ऑक्सीजन अपने घर से निकला, कितने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कार्बन अपने घर से चला तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेके निकलेगा, 4। तो इसका मतलब है ये जितने होने चाहिए का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑफ एटम। जितना क्या हम बोलते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, जो भी हमने बिंदियां बनाई है वो, ठीक है। जितने हैं मतलब
कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यार चला तो 4 लेके था लेकिन अभी कुछ और है। वो कहां देखोगे? वो देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन लुईस स्ट्रक्चर। कि भाई जो स्ट्रक्चर हमें दी गई है उसमें अभी कितने हैं। घर से चला तो इतने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। यही फॉर्मल चार्ज है। अरे भाई, तुम घर से 10 रुपए लेके निकले, है ना, लेकिन थोड़ा आगे गए कुछ काम किया तो तुम्हारे पास 20 रुपए हो गए, तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 10 हुए ना। या दूसरी कंडीशन, तुम घर से 10 लेके निकले लेकिन किसी वजह से तुम्हारे पास 5 रह गए, तो 5 कम हो गए ना। तो एक्स्ट्रा क्या है? या तो लूज करोगे या गेन करोगे पैसा। इलेक्ट्रॉन भी वैसा ही है। घर से फ्री स्टेट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके निकला, आगे जाके किसी के साथ कंपाउंड बनाया, कोई स्ट्रक्चर बनाई, तो अब तुम उसमें देखो कि इसको कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। कि बोले घर से लेके चला था ये 4, आज इसके पास 5 है, -1 फॉर्मल चार्ज हो गया। कोई घर से लेके निकला 6, आज भी 6 है, 0 हो गया। कोई घर से निकला 5, आज 7 है, -2 फॉर्मल चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो -2 फॉर्मल चार्ज हो जाए। आसान सा सवाल है, बहुत बढ़िया था। बताओ O3 करोगे? O3 ये लो। अब इसका फॉर्मूला तो तुम देखते रहना, सिस्टमेटिक फॉर्मूला मैं कल लिखवा दूंगा, है ना। जैसे ओजोन है, सबसे पहले काम होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सीधी बात है, 3 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे? 8 इंटू 3 माइनस हर एक के पास 6 इंटू 3, कितना हो गया? डिवाइड बाई 2। बोलो क्या करूं रे? बोलो क्या करूं? बोलो क्या करूं? क्या 24 माइनस 18 डिवाइड बाई 2 कर दूं क्या? कितना हो गया ये? 6 डिवाइड बाई 2 कर दूं क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए 3 बॉन्ड्स। अब 3 बॉन्ड बनाने हैं ऑक्सीजन पे, 3 ऑक्सीजन बनेंगे किससे? ये लो, किससे? 3 बॉन्ड, एक डबल एक सिंगल कर दो, ऐसे ही बनेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर अनस्टेबल होती, वो मत बनाना, ठीक है। ओजोन साइक्लिक स्ट्रक्चर, ऐसे वाला ओजोन अनस्टेबल होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल होता है। रीजन होता है ये एंगल कम होता है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ठीक है, रेयरली एग्जिस्ट करती है, तो वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम वो सब बड़ी बातें नहीं करेंगे। हम करेंगे अब इसका ऑक्टेट पूरा। जैसे ही हम इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, 1 2 फिर बचे कितने? 6 बना दो, फिर 8, ऑक्टेट पूरा करो। कर दिया। दूसरे वाले का भी ऑक्टेट पूरा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट पूरा। अब इसका भी करो। इसका कौन से कलर से करें? हम कलर खत्म हो गए, इससे करें। इसका यहां ऐसे जाएगा बेटा, ऐसे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 7 और ये 8, इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग आ गए। साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत रेयरली एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। कोई पहले से यहां पे कोई बड़ा आदमी बन के बात करे, इससे पहले मैंने उस बात को काट दी। अब क्या होता है बेटा कि ये स्ट्रक्चर ऐसे समझो, ऐसे है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझो कि ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये हैं और ये हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को ऐसे समझो। अब ये सर्कल हटा रहा हूं, सर्कल इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि सर्कल से परेशानी होती है देखने में, तो मैं वापस बिना सर्कल वाली बना रहा हूं ताकि तुमको समझा सकूं। ये मैंने बिना सर्कल वाली बना दी। हमारा फॉर्मल चार्ज ये कहता है कि जो भी घर से लेके निकला, घर से ये कितना लेके निकला? 6, ये भी कितना लेके निकला? 6, ये भी घर से कितना लेके निकला? 6, यानी कि जितने होने चाहिए 6 होने चाहिए। इस ऑक्सीजन के पास भी 6, ऑक्सीजन के पास 6, घर से तो ऑक्सीजन है तो 6 6 ही लेके निकले होंगे। अब आज कितने हैं इसके पास? तो देखो बेटा, अगर इस सर्कल की बात करें तो सर्कल का मतलब तो है कि जो तेरा है वो मेरा है। मेरी बात समझना, सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल का मतलब है जो तेरा है वो मेरा है, वो तो शेयरिंग वाली बात हुई। लेकिन मुनाफे की बात जब होगी
तो मुनाफा तो हर कोई अपना अपना ही देखता है, और फॉर्मल चार्ज जो है वो सिंगल का ही देखा जाता है। क्या फॉर्मल चार्ज दो एटम का मिलके देखा जाता है या एक ही एटम का देखा जाता है? फॉर्मल चार्ज हमेशा एक एटम का देखा जाता है बेटा। तो अब हम इनका तलाक कराएंगे। तलाक कराने का मतलब हम बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं, हम गलती ना करें इसके लिए हम अज्यूम करेंगे बीच में एक लाइन। अब हमको इस लाइन से इधर इधर का ही काउंट करना है। देखो आप बोलोगे सर आपने सर्कल तो ये बनाया था, अरे बेटा वो तो धंधा चल रहा है साथ में, बिजनेस है ना, जो तेरा है वो मेरा है। लेकिन बिजनेस कर रहे हो तो मुनाफा तो इंडिविजुअल होगा, प्रॉफिट की बात आएगी वो तो इंडिविजुअल काउंट होगा कि यार मेरे को कितना फायदा हुआ। तो जब इसको इसको जो फायदा होगा वो इसकी इसकी तरफ का ही तो होगा। तो जब भी हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 तो होने चाहिए। अभी कितने हैं देखता जा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 लेके निकला था, आज बेटा 7 आ गए, -1 फॉर्मल चार्ज हो गया। 6 में से 7 निकालोगे तो -1 आएगा, इसका फॉर्मल चार्ज -1 हो गया। इस वाले का देखो जरा, यहां पे ऐसा एक करो, बोलो 1 2 3 4 5 6, 6 लेके निकला था, आज भी 6 ही है, फॉर्मल चार्ज 0 हो गया, अभी भी 6 ही है इसके बाद। इधर वाले का देखते हैं, ऊपर वाले का, 1 2 3 4 5, 6 लेके निकला था, आज इसके पास 5 ही है, यानी कि +1 इसका फॉर्मल चार्ज हो गया। आ गया ओजोन के तीनों ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज। बोलो, कह रहा आप जल्दी जल्दी में पढ़ा रहे हो, तो तुझे क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो इतने बड़े फॉर्मूले में कल करवा दूंगा, ओजोन का बड़े फॉर्मूले में करवा दूंगा बस। कह रहा जल्दी जल्दी बता रहे हो यार, कम से कम 5वां एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं यहां पे मेरे ख्याल से, इस एक फॉर्मूले के, एक फॉर्मूले के लिए अगर मैं 5 बार सेम चीज लिख रहा हूं तो बेटा दिमाग तेरे में कम है फिर, ठीक है ना, तेरे में कम है, और होता है कम ज्यादा, ये फेक मोटिवेशन नहीं देता मैं कि सब में बराबर होता है दिमाग, तो नहीं, मेरे क्या नहीं होता, कम ज्यादा होता है, होता है बेटा, कम ज्यादा होता है। चला इसको, चला तो बढ़ेगा ये, इसको इस्तेमाल कर। इससे जल्दी फॉर्मल चार्ज आज दिन तक निकाला था क्या तूने, निकाला था क्या बता। अब इन सब में फॉर्मल चार्ज निकाल के ला सकते हो क्या तुम, इसमें फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो क्या, इसमें इन दोनों स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो क्या? ले आजा, CO यही था, CO2, निकाल इन सब के फॉर्मल चार्ज, निकाल निकाल निकाल। अभी अभी सर्कल वाले दिन चले गए, दिमाग लगा, ये 1 2 3 4 5 6, इधर वाला सर्कल इधर गया होगा तो 8 आएंगे, इधर वाला सर्कल इधर गया होगा तो 2 बचे होंगे। अभी बता, अभी बता, ऐसे समझ, ये ले, कितने होने चाहिए, 4, कितने होने चाहिए, 4, अभी कितने, 1 2 3 4 5, अभी 5 है तो कितना लिख दूं इसमें, -1 चार्ज आएगा। ये रहा वो कार्बन जिसकी बात तुम कर रहे थे, ये वो कार्बन जो 5 हो गए थे, तो इस पे 5 हो गए तो कह रहा है ना ये 5 है मेरे पास, -1 है। ये बता कितना लेके निकला, 6, अभी कितने हैं, 5, +1 करते। क्या CO पे कोई चार्ज होता है, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये -1 ये +1 होता है, तो ओवरऑल कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं निकलता है, दैट्स वाई CO इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि -1 +1 मिलकर तो 0 ही होने, अगर एक्स्ट्रा चार्ज आएगा तो वो हम लगा लेंगे। आ जा इधर आ, ये देख, 1 2 3 4, 4 इधर तो 4 इधर, हो गए 8, फिर 4 इधर तो 4 इधर, हो गए 8, फिर कार्बन के दोनों तरफ मिलकर 8 हो रहे हैं तो बीच में कुछ नहीं लगाएंगे, मत लगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर तो 2 इधर, हो गए 8,
2 इधर तो 6 इधर, हो गए 8। 6 इधर 2 इधर, हो गए 8, बीच में कुछ नहीं आएगा। चलो अगला काम, क्या कितने लेके निकला 6, अभी कितने हैं 6, कितना हो गया 0। कितने लेके निकला 4, अभी भी कितने हैं 4, कितना हो गया 0। कितने लेके निकला 6, अभी भी कितने हैं 6, कितना हो गया 0। तीनों एटम पे 0 फॉर्मल चार्ज। ये ले, कितने लेके निकला 6, अभी कितने हैं 5, कितना लिख दूं +1 उसका। कितने लेके निकला 4, अभी कितने हैं 4, कितना लिख दूं 0। कितने लेके निकला 6, अभी कितने हैं 7, कितना लिख दूं -1। -1 +1 0 हो गया, लेकिन ऊपर में सब पे 0 है। एटम्स पे जो चार्ज होता है वो अनस्टेबिलिटी लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि जिस एटम पर माइनस है ना, वो हमेशा प्लस की सोचता है कि कोई प्लस आए और मुझे भगा के ले जाए। जिस एटम पे प्लस होता है ना, वो हमेशा माइनस की सोचता है कि कोई माइनस आए और मुझे भगा के ले जाए। चार्ज कर्जा होता है, और कर्जा हमेशा अनस्टेबिलिटी लेके आता है। चार्ज जो होता है वो कर्जा ही हो, और कर्जा हमेशा अनस्टेबिलिटी लेके आता है। जरा बताओ, अगर ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है, तो बताओ यहां क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर ए is more stable due to absence of charges। भाई अगर हमें मौका मिल रहा है कि एक में किसी पे चार्ज नहीं है और एक में चार्ज है, तो हम बिना चार्ज वाली को ज्यादा स्टेबल मानेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज रिएक्टिविटी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये -1 है तो ये प्लस की सोचेगा। ठीक है, तो ए इज मोर स्टेबल। आ जा इधर, आ इधर देख, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो बचे कितने 4, हो गए 8। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बचे कितने 4, हो गए 8। फिर इधर और इधर मिला के 8 हो गए, कुछ नहीं बनाएंगे ऊपर। फिर यहां 6 दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन तो इधर कितने हो जाएंगे 2। इधर कितने हैं 2, तो यहां कितने लिख दूंगा 6। चलो भैया इनके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। बीच वाले पे 8 हो गए इसलिए कुछ नहीं आएगा, है ना। इसका फॉर्मल चार्ज कितने लेके निकला 5, आज कितने हैं 6, -1, कितना आएगा -1। यहां लिख रहा हूं रिजल्ट -1। कितने लेके निकला 5, अभी कितने हैं 4, कितना आएगा +1। कितने लेके निकला 5, अभी कितने हैं 6, तो यहां पे भी कितना आएगा -1। यहां देख, यहां देख, 5 लेके निकला 5 है 0। 5 लेके निकला 4 है, 4 है +1। 5 लेके निकला 7 है -2। अभी भी चार्ज के हिसाब से सेटिस्फाई है। -1 -1 -2 -2 और प्लस का 1 कितना हुआ -1। इसमें एक्स्ट्रा चार्ज -1 निकल के आ रहा है, तो इसकी स्ट्रक्चर को हमने इसी का फॉर्मूला ऐसा ही तो लिखा था N3-। यानी कि ये खुद मॉलिक्यूल खुद ही कह रहा है कि मेरे पे 1 माइनस एक्स्ट्रा है, आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। तो आ रहा है ना, आ रहा है। देख ये एटम्स बता रहे हैं कि 2 माइनस है और 1 प्लस है, बराबर नहीं हो सकते, -1 एक्स्ट्रा ही आएगा। आ रहा है वो 1 एक्स्ट्रा माइनस, ये रहा। फिर नीचे वाले में भी -2 है और इधर +1 है। चार्ज के हिसाब से दोनों ही बराबर है। -2 और +1 भी रिजल्ट -1 एक्स्ट्रा आएगा। इधर भी -2 और +1 बराबर आएगा। लेकिन फिर भी ऊपर वाली ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ए और ये बी की अगर बात करूं तो ए इज मोर स्टेबल, और उसका रीजन है ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोलोगे कि सर बिना चार्ज वाली, अरे बिना चार्ज वाली आ ही नहीं सकती ना, मॉलिक्यूल में ही माइनस है। जहां पे चार्ज और बिना चार्ज वाला होगा हम बिना चार्ज को स्टेबल मानेंगे। लेकिन अब N3- तो बेटा माइनस है ही ना, आएगा ही, वो कहां जाएगा, वो तो आएगा ही 1 माइनस।
तो फिर उस चार्ज को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड देखेंगे कि हिस्सा कर्जा लेना है तो परिवार के लोग बराबर लेंगे। अब आप इसको देखो, ये नाइट्रोजन मजे मार रहा है 0 में और वो नाइट्रोजन -2 में बैठा है बेटा, तो वो ज्यादा चर्चा, वो ये वाला तो इसका ये वाला एंड कम रिएक्टिव है और वो वाला एंड बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करेगा, इसीलिए हम ए वाले को ज्यादा, मतलब बेसिकली दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, बट ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, ए का होगा। स्टेबिलिटी के लिए ए का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इस वजह से ए को हम ज्यादा स्टेबल मानेंगे। समझ आया? कल एक एग्जाम्पल के साथ रिवीजन कर लेंगे, है ना, कल एक एग्जाम्पल के साथ रिवीजन भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। और होमवर्क में आपसे रिक्वेस्ट है, यही सारे एग्जाम्पल आप वापस करना, CO करना, O2 करना, सॉरी CO करना, O3 करना, CO2 करना, N3- करना बेटा, बिना देखे खुद से करना। फॉर्मल चार्ज का एक प्रॉपर फॉर्मूला जो होता है, तो आपको स्कूल में बताया गया होगा, वो भी कर लेंगे, उससे भी हम ओजोन निकाल के दिखा देंगे, सारे निकाल के सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फटाफट होने का तरीका, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता फॉर्मल चार्ज नहीं। फॉर्मल चार्ज का मतलब जब समझ आ गया तो फिर हम फॉर्मूला खुद बनाएंगे ना। वो क्या देंगे हमें फॉर्मूला, जब हमें पता है कि एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा कब होता है, जब घर से निकले तो कम ज्यादा हो जाना चाहिए, वही एक्स्ट्रा होता है। घर से निकला कम हो गया, एक कम पड़ गया, कम लिख देंगे। घर से निकला ज्यादा हो गया, ज्यादा लिख देंगे। तो इसका मतलब है घर से जितने लेके निकला उसमें से माइनस कर देंगे कि अभी कितने हैं, बात खत्म। वही फॉर्मल चार्ज है यार, ये बना दिया फॉर्मूला हमने, इतना बड़ा फॉर्मूला आपने देखा होगा, किस काम का हो, ठीक है, काम का है, हाँ एग्जाम में लिखना पड़ेगा। चलो भाई, तो अब आज क्लास ऑफ करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल हम कल पढ़ लेंगे, और फिर ये ग्राफ समझा दूंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आज पहली क्लास थी इसलिए क्वेश्चन नहीं करवाए, क्योंकि कुछ पढ़ेंगे तभी तो सवाल करेंगे। लेकिन हाँ, फॉर्मल चार्ज के सवाल ओजोन पे, अगर आपको तीनों ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज पूछ ले आप कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आपको पूछ ले आप कर सकते हो, एजाइड आयन में आपको फॉर्मल चार्ज पूछ ले आप कर सकते हो। इसलिए ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और हाँ, 12 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए माफ करना, 12 ही एक्स्ट्रा लिया है क्या? हाँ।